नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि आरबीआई का जो काम है बेसिकली महंगाई को कंट्रोल करना है। और आरबीआई तो जैसे आज अभी मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक थी, आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने जो अभी 10 बजे आकर के बयान दिया, वो थोड़ा सा सुकून भरा था। जैसे कहा जाता ना है कि आप एक तारक मेहता या इस टाइप की कुछ अगर मूवी सीरियल देखते हो, एक खिचड़ी टाइप का, तो ये उसमें बोलता है ना कि मैं हूँ, मतलब संभाल लूँगा। अभी जीडीपी की जो ग्रोथ है भारत में, जो पिछले पिछले अगर पिछले साल के सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 8.4 थी। और अगर ऑल ओवर जीडीपी की ग्रोथ जो अभी चल रही थी, वो लगभग 7.2 थी। और अभी जो जीडीपी की जो अनुमान ग्रोथ दर्ज की गई है वो 5.4 की गई है, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि मार्केट में क्या स्लो डाउन है भाई, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, पैसा ही नहीं है लोगों के पास, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो रही हैं, उतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल नहीं पा रही। तो उसके चलते फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही तो माल मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, माल मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा तो क्या है कि डिमांड नहीं है। डिमांड आपने देखा होगा कि अभी दिवाली के सीज़न पे भी जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर वाले एक बम्पर सेल दे रहे थे। क्या कारण था? कारण ये था कि उनके पास में इन्वेंट्री बढ़ती जा रही थी। भाई फैक्ट्री से माल बन के आ रहा है और ऑल ओवर रिटेल से डिमांड आ नहीं रही है। भाई कोई खरीद ही ना नहीं खरीद रहा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा उस चीज़ पे, उसे अपना डिस्काउंट दे के बेचना पड़ेगा। उस चीज़ को कहीं न कहीं आरबीआई बहुत क्लोज़ली ट्रैक कर रहा था। और आरबीआई जो भी भारत के शक्तिकांत दास जी, वो आरबीआई के गवर्नर हैं, वो इस चीज़ को बहुत जानते हैं। और कहीं न कहीं भारत की जो सरकार है ना, वो अभी जो अपना फिजिकल डेफिसिट है, वो फिजिकल डेफिसिट को भी बहुत कंट्रोल कर रही है। एक तो ये हो गया फिजिकल। अब फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या, थोड़ा सा मैं ओपनली अगर समझाना चाहूँ, क्योंकि बहुत से लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे यार ये फिजिकल डेफिसिट क्या है। देखो होता क्या है कि अगर आपके ऑल ओवर साल का बजट 1 लाख रुपए है और आपने खर्चा कर दिया 1,10,000 का, तो आपका जो फिजिकल डेफिसिट में हुआ 10,000 हुआ, क्योंकि आपका बजट कितना था, 1 लाख का, खर्चा कितना हो गया, 1,10,000। तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया तुम्हारा। और अभी क्या कर रही है सरकार, अभी की सरकार कर रही है कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए आपने बजट निकाल के रखा है ना, तो उसमें से खर्चा ही वो 90,000 कर रही है। तो फिजिकल जो डेफिसिट है ना, उसे कंट्रोल कर रही है। उसके कंट्रोल करने से क्या होगा कि सरकार को जब कभी इमरजेंसी में फंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो सरकार एक जगह जहाँ पैसे को बचा बचा के जो रोक के चल रही है, अभी सरकार अगर आप देख रहे होंगे एक्सपेंडिचर से भी बहुत कम खर्चा कर रही है। भैया बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनको थोड़ा सा डिले कर रही है। तो अभी हो सकता है अगले बजट में कुछ घोषणाएं हो जाएं। उसका कारण यही है कि अपनी सरकार, जो भारत सरकार है ना, वो फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल में कर रही है। भारत सरकार के पास में दो तरीके थे। एक तो तरीका ये था कि वो जो भारतीय मुद्रा है उसको डिप्रिशिएट कर दे, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो घटा दे। अभी दूसरा तरीका ये बचता था भारत सरकार के पास में कि उसको जो अपनी रेपो रेट है, जो ब्याज दर है, उनमें उसे कमी कर दें। अगर 2000 मार्च 2020 की बात करें तो जो भारत की ब्याज दर थी, जो बैंकों को ब्याज मिलता था, वो 4% पे मिलता था। और 2022 में इसे बढ़ा करके लगभग 6.5% कर दिया गया था। रेपो रेट जो बैंक को ब्याज मिलता है आरबीआई के द्वारा। देखो जब बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो बैंक के पास में दो उद्देश्य होते हैं कि या तो वो भाई जो पैसा बैंक आरबीआई से लेंड करें, और या उसे वे ओपन मार्केट से लें। या अगर आप बात करें ना सीएसआर की, तो जो इनके पास में जो एफडी का पैसा आता है, सेविंग अकाउंट या कासा रेशो वाला जो पैसा होता है ना, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वाला जो पैसा होता है, वो एक लिमिटेड मात्रा में होता है। भाई सेविंग अकाउंट का जो पैसा है वो एवरेज में ला के चलते हैं कि भाई इतना रुपये हमारा चलेगा। और जो करंट अकाउंट का पैसा है वो तो बिजनेसमैन का पैसा है, और बिजनेसमैन तो कभी भी अपना पैसा निकालने आ सकता है। पहली बात तो ये हो गई। अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि पॉलिसी, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई, उस बैठक में क्या हुआ, शक्तिकांत दास जी जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने क्या कहा, इसका ऑल ओवर निकल के क्या आता है। तो अगर बात करें ऑल ओवर की, तो पॉलिसी जो है न्यूट्रल पॉलिसी रही। न्यूट्रल क्यों रही? क्योंकि आरबीआई के गवर्नर जो है ना, वो इसमें रेपो रेट में बदलाव कर सकते थे। अभी क्या वर्तमान में जो रेपो रेट है ना, वो 6.5% की है। और जो बैंक रेट है, बैंक को मतलब
जो बैंक कम से कम बैंक के रेट पे किसी को देता है, अपने फेवरेट कस्टमरों को लोन प्रोवाइड करता है वो, तो वो है लगभग 6.75, और उसके ऊपर तो फिर बैंक किसी भी रेट पे दे सकता है आपको लोन। आरबीआई के गवर्नर ने क्या किया, सीआरआर में कटौती कर दी है, 4.5% से कम करके 4% कर दिया है। अब सीआरआर क्या होगा, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो मतलब अगर किसी बैंक के पास में सपोज करो 4,000 रुपये रखे हैं, मतलब ऐसा समझो कि किसी बैंक के पास में अगर 1 लाख रुपये रखे हैं, 1 करोड़ में हो सकती है फिगर, हज़ारों करोड़ों में होता है, अगर किसी बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपये रखा है, अब 1,000 करोड़ में बैंक क्या, आरबीआई क्या बोलता है कि आपको 4.5% का जो कैश रिजर्व रेशो है ना, उसको तो आपको बिल्कुल रखना ही है, छोड़ना नहीं है। जो हम बोलते हैं ना कि यार 5 लाख की तो बैंक की गारंटी आरबीआई ने ले रखी है, तो वो आरबीआई ने गारंटी नहीं है, वो कैश जो सीआरआर बैंक के पास में रहता है हमेशा, जिससे बैंक अधिक लोन ना दे पाए लोगों को, तो आरबीआई इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा देता है, मतलब कुछ अपने नियम वगैरह लगा देता है। तो आरबीआई ने इनको सीआरआर दे रखा था 4.5% का। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो। तो आरबीआई के जो शक्तिकांत दास जी ने आगे कहा कि हमारी जो अभी की आगे आने वाली जो फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस है, वो एक तो उन्होंने क्या किया है, जीडीपी का अनुमान घटाया है। जीडीपी का जो ग्रोथ का अनुमान वो अब तक 7.5% लेकर चलते थे, मतलब 7.2, उसे घटा के उन्होंने 6.8 का कर दिया है कि यार इस स्पीड से हमारी जीडीपी की ग्रोथ रहेगी, ऐसा उन्होंने अनुमान किया है। दूसरा क्या है, जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका अनुमान इन्होंने बढ़ा दिया है, लगभग 4.8 था, उसे बढ़ाकर 5.7 कर दिया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कि जो हम लोग, आप लोग या और भी व्यक्ति जो मार्केट में पैसा आने के बाद जब प्राइसिंग करते हैं, कोई चीज़ खरीदी करते हैं ना, कंज्यूमर प्राइसिंग और इंडेक्स होता है उसका, वो सीपीआई का आंकड़ा बताता है कि भाई आप कितना जो रिटेल है या वो मार्केट में जाके कितना एक्सपेंड कर रहा है, मतलब पैसा खर्च कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो आरबीआई के गवर्नर ने जो क्या किया है अभी, शक्तिकांत दास जी ने, उन्होंने जो सीआरआर थी ना, सीआरआर को 4.5% से घटा करके 4% कर दिया है। 4% का उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर ना लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, बैंक अधिक लैंड कर पाएंगे पैसे को अधिक लैंड कर पाएंगे, मतलब लोगों को दे पाएंगे। अभी इससे लगभग 1,16,000 करोड़ रुपये जैसा पैसा जो है मार्केट में आएगा, बाजार में आएगा, मतलब बैंक उस पैसे को किसी को कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसे वो किसी लैंड कर पाएंगे। इससे बैंकों का एनआईएम भी बढ़ जाएगा। एनआईएम मतलब क्या होता है, एनआईएम मतलब होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। भाई अगर उनको वो पैसा, अगर एक तो तरीका था कि वो बैंक उसको, आरबीआई बोलता है कि यार हम अपनी रेपो रेट में बदलाव कर रहे हैं, अपनी जो मौद्रिक नीति है वो मौद्रिक नीति कम कर देते हैं, तो हमारी जो 6.5% की मौद्रिक नीति है उसे घटा करके हम 4% कर देते हैं। एक तो तरीका ये था, या 5 कर देते हैं। तो अभी क्या किया आरबीआई के गवर्नर ने, मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया, बोला नहीं अभी मौद्रिक नीति तो हम उतनी रखेंगे स्थिर, और हम ना भी रुपये का डिप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी उन्होंने 2-3 चीज़ों पे बात की है, जैसे उन्होंने एक तो सीपीआई का जो आंकड़ा है वो उसका अनुमान बढ़ाया है, उसका अनुमान 4.5 मतलब 4.8 से बढ़ा करके 5.7 कर दिया गया है। और एक तुम्हारा रेपो रेट में कोई बदलाव किया नहीं है। सीआरआर की 4.5% की जो बैंक को रखते थे कि आपको 4.5% पैसा अपने पास इमीडिएटली में रिजर्व रखना है, तो उसको घटा के 4% कर दिया है। उससे बैंक क्या अधिक लैंड दे पैसे को दूसरे व्यक्ति को लोन पे दे पाएंगे, बैंकों का एनआईएम बढ़ जाएगा। मार्केट में, ऑल ओवर मार्केट में क्या है कि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पैसा बढ़ेगा तो कंज्यूमर कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, चाहे कार खरीदे, बाइक खरीदे, तो उससे क्या है कि डिमांड, एक तरह से डिमांड क्रिएट होगी, तो वो कहीं ना कहीं जो जीडीपी का पहिया रुक गया है वो फिर से उस पर बढ़ जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब अगर हम बात करें कि यार इसमें किस किस कंपनियों को फ़ायदा हो जाएगा, तो देखो एक तो एनबीएफसी जो कंपनी है, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, जो एनबीएफसी कंपनी है उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। जो बैंक है, बैंकों को तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंकों का तो सीआरआर कम हो गया, तब उनको कम पैसा रखना है। अब दूसरा कि बाज़ार में लिक्विडिटी बढ़ने से मांग बढ़ेगी, तो उससे क्या है कि जो एक तरह से इकोनॉमी का पहिया रुक गया, मतलब रुक नहीं गया, थम सी गया, मतलब धीमा हो गया, माल की डिमांड नहीं आ रही है, परचेसिंग पावर लोगों की घटती जा रही है, तो उससे क्या है कि वो कहीं ना कहीं फिर से सर्कुलर में चल जाएगा। ये तो आज हमने बात की ऑल ओवर, जो आरबीआई ने, गवर्नर साहब ने आकर के अभी अपने मौद्रिक नीतियों में जो भी उन्हें ऐसा लगा उन्होंने वो किया है,
ओपनली बताया है। अब बात करते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ ख़राब हुई है। ख़राब क्या हुई है कि आप लोगों की जो लोन है वो लोन उतने ही पर रहेगा जितने पे पहले से था। लोन में कोई बढ़ोतरी कम नहीं हुआ, क्योंकि रेपो रेट कम होता, तो रेपो रेट कम होने से बैंकों को, जिनके फ्लैक्चुएट लोन है, लोन भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फ्लैक्चुएट लोन, जो रेपो रेट के आधार पर रहता है कि रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो आपका लोन बढ़ जाएगा, मतलब ईएमआई बढ़ जाएगी, और रेपो रेट अगर कम होगी तो आपके लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। ऐसे हमेशा कुछ बैंक करते हैं। और एक होता है जो आपने किसी एनबीएफसी बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, तो वे अधिकतर, जैसे सुंदरम फाइनेंस है, मन्नपुरम फाइनेंस है, तुम्हारा बजाज फाइनेंस है, ये कंपनियां क्या करती हैं कि ये तो फिक्स लोन देती है कि आपको हमने 12% या 10% पे फिक्स दिया, आरबीआई ब्याज दरों में कमी करे या बढ़ाए, उससे तुम्हारे लोन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि आरबीआई रेपो रेट में सुधार कर सकता था, पर ऐसा जानकार बताते हैं कि गवर्नर साहब को ऐसा लगा है कि अभी शायद बदलाव करना ठीक नहीं रहेगा। अभी मार्केट में जिस हिसाब से जीडीपी की ग्रोथ नहीं आ रही, मार्केट में डिमांड नहीं है, उसके हिसाब से मार्केट में कमी किस चीज़ की खल रही है? कमी खल रही है पैसे की, क्योंकि पैसा नहीं है। भाई ऐसा समझो, किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई, उसका प्लान था कि मैं भाई कार लूँगा, तो कार का प्लान उसका फेल हो गया, यार पैसा ही नहीं है, नौकरी चली गई है, तो अभी तो वो अपने जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कार, गाड़ी, बाइक, कपड़े लत्ते कहाँ से खरीदेगा? वो लगा छोड़ो यार, जाने दो, अभी अपने को कुछ खरीदना ही नहीं, क्योंकि अब वो खरीदने नहीं जाएगा तो क्या होगा कि मार्केट में डिमांड नहीं बनेगी। डिमांड नहीं बनेगी तो जो कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है बड़े बड़े, चाहे कोई कार बनाने वाली है, चाहे कोई बस बना रही है, चाहे कोई मोटरसाइकिल बना रही है, चाहे कोई साइकिल बना रही है, चाहे कपड़ा बना रही है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रोडक्ट बना रही है, टीवी, एलईडी, फ्रिज, है ना, इस तरह का जो प्रोडक्ट बना रही है, लोगों के पास में पैसा नहीं है तो वो डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे बाजार में जाएंगे नहीं, कुछ खरीदेंगे नहीं, पैसा ही नहीं है। अब खरीदेंगे नहीं तो क्या है कि वो जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वो बना बना के करेंगी क्या? इन्वेंट्री में रखेंगी, अपने गोदाम में पड़ा रहेगा। तो इससे होगा क्या कि एक तरह से स्लो डाउन उत्पन्न हो जाएगा कि लोग बाग यार छोड़ो यार, पैसा ही नहीं है। अब वो कहीं ना कहीं जीडीपी में आएगा, जब फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी तो वो जो जीडीपी का आंकड़ा आएगा, जब कि आप कितनी परसेंट का आपने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने पूरे साल भर में कितने रुपए का जीडीपी प्रोड्यूस किया, तो जीडीपी कम आएगी, क्योंकि फैक्ट्री नहीं चली, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चली, कहीं अपने इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्ट बनाती थी वे नहीं चली। अब वे नहीं चलेंगी तो वो प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो वो जीडीपी में कंसिडर होगा। आप जब जीडीपी देखोगे क्वार्टरली कि हमारे इस क्वार्टर का जीडीपी का आंकड़ा कितना आया, तो देखोगे कि यार ये तो बहुत कम आया आंकड़ा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल नहीं रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि बाजार से डिमांड नहीं आ रही। अब डिमांड नहीं आ रही तो डिमांड कैसे आएगी? डिमांड ऐसे आएगी कि लोगों को पैसा, लिक्विडिटी दी जाए। अब देखो, आरबीआई का जो मेन काम है ना, मैंने कई बार अपने सेशन में जो मेरे से प्राइवेट भी जुड़े हैं उनसे मैं बोल चुका हूँ कि आरबीआई का मेन काम है महंगाई को कंट्रोल करना। आरबीआई का ये उद्देश्य है। मतलब आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। जितने भी बैंक हैं सब तो नाम मात्र के बैंक हैं, इन सब का बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई जैसे बोलता है उसी के दिशा निर्देश पे काम करते हैं। तो अभी क्या हुआ है भाई, बैंक बेसिकली काम पूरा करना था कि भाई लिक्विडिटी देनी थी बाजार में लिक्विडिटी दो तरह से दी जा सकती थी। एक तो अपनी रेपो रेट में बदलाव किया जाए। जो रेपो रेट है कि यार एक काम करो, हम आपको जो 6.5% पे अभी बैंक को लोन देते हैं, आपने कभी इस चीज़ को देखा कि यार बैंक हमें 8% ही क्यों देता, या 7%, 5% पे क्यों नहीं देता? क्योंकि बैंकों को भाई 6.5% पे तो आरबीआई पैसा देता है। आरबीआई ने बोला आपको 1000 करोड़ रुपए लेने ले जाइए, लेकिन 1000 करोड़ पे आपको 65 करोड़ रुपया हमें साल के अंत में देना पड़ेगा। तो वो 6.5% पे बैंक ने दिया, आरबीआई ने दिया बैंकों को। अब बैंक क्या करता है, उस पैसे को किसी को कार लोन के रूप में, किसी को होम लोन के रूप में, किसी को पर्सनल लोन के रूप में, किसी को क्रेडिट कार्ड के रूप में, वो ऐसे करके इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब लैंड करता है उस पैसे को, और उसका एनआईएम कमाता है। एनआईएम मतलब क्या हुआ? एनआईएम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब उन्होंने 6.5% पे आरबीआई से लिया और उसने किसी को लिया 10% पे। एवरेज में आप 12% पकड़ लो, किसी को कार लोन दिया तो किसी को होम लोन दिया तो किसी को पर्सनल लोन दिया, एवरेज में आप 12% का लोन पकड़ लो। तो बैंक बेसिकली हमारे लोगों का काम क्या करता है? बैंक क्या, एक बिचौलिया का काम करता है कि भाई आपने आरबीआई से लिया 6.5% पे, लोगों को दिया 12% पे, तो जो 5.5% का है वो आपका एनआईएम है। एनआईएम मतलब क्या हुआ? नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो आपका 5% का मार्जिन है।
अब अगर आरबीआई अपने रेपो रेट कम कर देता है तो आपको जो लोन 10% पे मिल रहा था वो घट के मिलेगा 5 पे 6 पे। तो उससे क्या है कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, आप पैसा आपके पास आ जाएगा कम। तो आप एक काम करो यार, एक टीवी ले लेते हैं, एक एलईडी ले लेते हैं, एक बाइक ले लेते हैं, यार कार बहुत अच्छी आ रही है। तो उससे क्या है, डिमांड क्रिएट होगी मार्केट के अंदर। अब मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो जो पहले से स्लो डाउन है मार्केट में वो ख़त्म हो जाएगा। आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने क्या किया, सीआरआर को कम कर दिया। सीआरआर को कम करके 4% पे ले आए कि यार एक काम करो, तुम्हें हमने कितने रुपए दे रखे हैं? बोला साहब आपने हमें 1 लाख रुपए दे रखे हैं। तो क्या बोल रखा मैंने कि यार तुम्हें 4,500 रुपये खर्च नहीं करने, तो एक काम करो तुम 4,000 एक तरफ रख दो, 500 और खर्च कर लो। तो 500 और खर्च करना मतलब पैसा बैंक उन पैसे को मार्केट में लैंड कर पाएगा, मार्केट में दे पाएगा। मार्केट में देगा तो उससे लगभग 1,16,000 करोड़ इतना पैसा मार्केट में जाएगा। मार्केट में जाने से जो लोगों के पास आएगा, चाहे वो किसी भी रूप में आए, उस पैसे से डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी तो भाई कुछ ना कुछ कोई कुछ खरीदेगा ही, पैसा कोई ले जाकर तो रखेगा नहीं। रविकांत तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बैंक हमें 3% पे ब्याज दे और 7%। नहीं, आप बेसिकली गलत बोल रहे हैं। रविकांत तिवारी जी पूछ रहे हैं कि बैंक ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि हमें ब्याज दे दे 3% पे और हमसे एफडी ले ले 7% पे। देखो आप बेतुका सवाल कर रहे हैं, ये सवाल सही नहीं है भाई। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे होगा कि मैं बैंक से लोन लूँगा 20 लाख का 3% पे, बैंक को कितना देना है मुझे साल भर का 60,000, और वही पैसा मैं बैंक में एफडी के रूप में करा दूंगा। बैंक कितना दे रहा है मुझे 7.5%, साल भर का कितना देगा मुझे 1.5 लाख। तुम 60,000 अपना काट लो, 1 लाख मुझे 90,000 दे दो। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये आप बेतुकी की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो एक तो क्या है कि सरकार ने अपने फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज पहले पुराने लोग ऐसे ही करते थे कि भाई अगर आपका 10 रुपये का खर्चा है तो उसे आप कम करके 8 रुपये पे लाओ, 2 रुपये आपके इमरजेंसी में बचाओ। आपने देखा होगा ना कि बहुत से इकोनॉमी फेल मार जाती है, इसीलिए मार जाती है कि उनका फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है, अत्यधिक हो जाता है। फिजिकल डेफिसिट तो अभी भी रहता है, और भारत की सरकार जो है ना बहुत ही मतलब एक तरह से ये मान के चलो कि लंबी दूरदर्शी सोच रख के चल रही है अभी वर्तमान। जो अभी प्रेजेंट में देखने वाले व्यक्ति वो नहीं समझ पाएंगे इन चीज़ों को। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी हो, ऐसा भी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, पर हाँ थोड़ा आज जो देखने के लिए मिला है वो ठीक है। अगर हम बैंक रेट की बात करें कि बैंक का जो रेट होता है वो बैंक रेट कितना होता है, लगभग 6.75, मतलब 6.5% पे आरबीआई देता है बैंक को ब्याज। और बैंक उसे कितना भी फेवरेट कस्टमर होगा ना, उसको 7% से कम पे तो लोन ही नहीं देगा वो। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसमें और भी खर्चे रहते हैं। तो अगर ऑल ओवर बात की जाए कि भाई आज जो आरबीआई के गवर्नर साहब ने किया उसमें निकल के क्या आता है, तो अगर ऑल ओवर इसका निचोड़ की बात करें तो न्यूट्रल पॉलिसी रही है। बहुत अच्छी पॉलिसी मानी जाएगी, बहुत बेटर पॉलिसी मानी जाएगी। बहुत एक तरह से महंगाई, जीडीपी और तुम्हारा सीआरआर सब चीज़ का तालमेल बना के एक गुड पॉलिसी अगर इस कंसिडर की जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। आज की जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी की अंतिम पॉलिसी है, क्योंकि इसके बाद ये अगला जो वो होगा, हो सकता है अगले गवर्नर साहब चुन लिए जाएं, इनकी अंतिम बार ये अपना आकर इन्होंने अपना बयान दिया था, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद 2 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में कमी होगी, पर नहीं हुई। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इन्होंने सीआरआर में कटौती करके मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी। लिक्विडिटी इन्फॉर्म मतलब पैसा की मार बढ़ा दी, मतलब पैसा आएगा बाजार के अंदर। अब पैसा आएगा बाजार में तो उससे क्या है कि डिमांड फिर से चल पड़ेगी। हो सकता है इस क्वार्टर में जो भी गवर्नर साहब का जो अनुमान है कि लगभग 6.8 के आसपास जीडीपी की ग्रोथ रहे, 7.2 तो नहीं रहेगी पर 6.8 रह सकती है, ऐसा गवर्नर साहब ने दिया है। तो साथियों आज मैं जितना विश्लेषण कर पाया आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं लगभग देख रहा था 77% यूज़र ऐसे हैं मेरे जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, देखते ज़रूर हैं। तो 0.5 सेकंड लगते हैं, कर दिया करो। धन्यवाद, थैंक यू।